गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज 5th ऑफ सितंबर है। इसको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं और इस डे को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो आज टीचर्स के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। तो आई होप आप सभी भी आज से अपने डे के लिए अच्छे से डे को यूटिलाइज़ करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हमेशा से एम ही ये था कि लोगों के पास एक अच्छी शिक्षा हो ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को और डेवलप कर सके। और टीचर्स उनके जीवन में वो एक लक्ष्य पाने वाला साधन बन सकते थे। इसलिए उनके जो जन्म दिवस को ना हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज की शुरुआत वीडियो के कोटेशन के साथ करेंगे और इसीलिए आज से हम कोटेशन भी रखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ताकि आप स्टे मोटिवेटेड रहें हमेशा। जो टीचर्स हैं हमारे, उनके लिए एक कोटेशन राधाकृष्णन ने कहा है कि द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्फ। कि एक सच्चा टीचर वही है जो हेल्प करता है हमको कि हम सोचें खुद के लिए। ठीक है, हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्व्स। ठीक है, आप खुद के लिए भी सोचें। जब आप खुद के लिए सोचेंगे कि आप एक अच्छे इंसान होंगे, तभी आप सोसाइटी को भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो मार्किंग स्कीम सबसे पहले समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में ये है कि 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में आपको फॉल करना है। 10 में से 6 क्वेश्चनों को करेक्ट करना है और 10 में से अगर 6 क्वेश्चन में से गलत भी होते हैं कुछ, तो टेंशन नहीं लेना। वीडियो को 1.5 आवर के बाद एक बार फिर से रिवाइज़ करना है और 24 आवर्स के बाद में सभी को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। और जितना भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। ठीक है, ये सारे जो करंट अफेयर्स जो हम बनाते हैं, ये द हिंदू और पीआईबी के जो सोर्स होते हैं, उनमें से कट ऑफ उनको सबको कट आउट कर करके फिर हम एमसीक्यू पैटर्न में बनाते हैं, ताकि आपको जो भी आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, एनडीए, जितने भी हाई लेवल एग्ज़ाम वहाँ पे आप देते हैं, वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में जाएंगे। और मेंस के लिए भी एक अच्छा खासा फॉर्डर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो एक्सप्रेशन पार्ट होता है उसको कम्प्लीटली अगर आप देखेंगे तो उसमें से नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल हेल्थ स्टेक। तो नेशनल हेल्थ स्टेक के ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, नीति आयोग प्रपोज्ड द नेशनल हेल्थ स्टेक एज अ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट नेशनल लेवल। कि नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि नेशनल हेल्थ स्टेक को जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल लेवल पे वर्क करेगा। सेकंड है, इट प्रपोज्ड अ कवरेज एंड क्लेम्स प्लेटफॉर्म एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू सपोर्ट लार्ज हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स। कि ये प्रपोज करेगा एक कवरेज और क्लेम्स प्लेटफॉर्म जैसे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को सपोर्ट कर सकेंगे एक लार्ज हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, एक लार्ज हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के ज़रिए हम क्या कर सकेंगे, हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले वन बाय वन। क्या इस सिस्टम को जो एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल लेवल पे, इसको नीति आयोग प्रपोज कर रहा है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस सिस्टम को आपका नीति आयोग ही प्रपोज कर रहा है। सेकंड, क्या इसमें ये प्रपोज किया गया है कि सपोर्ट करने के लिए लार्ज हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स के लिए एक कवरेज और क्लेम तैयार किया जाएगा जिसमें जिस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स को सपोर्ट किया जाता है? तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने का राइट आंसर क्या हो जाता है? सी विल बी द राइट आंसर। कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल हेल्थ स्टेक जो है इसको नीति आयोग ने प्रपोज किया है। जो इसकी स्ट्रेटजी पेपर थी 2018 की, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात की गई थी और जिसका एम ये था कि मेक करना हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को, ताकि काफ़ी अच्छी से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और इस सिस्टम में और ज़्यादा रोबस्ट किया जा सके और ज़्यादा फास्ट किया जा सके इसको, ताकि जो फैक्टरिंग है उसके अंदर जो यूनिकनेस है इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर है एंड जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है ऑफ फेडरलिज्म की, उसको भी आगे बढ़ा जा सके। देखिए, हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, जिस तरीके से हम कोरोना से अभी देख रहे हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी कम केसेस आया करते थे। अब रिसेंटली क्या हो गया, कोरोना के जो केसेस होते हैं वो डे बाय डे कभी 70 से 80,000 यहाँ तक की भी इसकी लिमिट पहुँच रही है। ठीक है, तो हमको अच्छे तरीके से अपने हेल्थ सिस्टम को और बढ़ाना, तो इस तरीके जो इनिशिएटिव है जो हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो ये आपको मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इनका डायरेक्टली आप नोट्स बनाते चलिए और इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये न्यूज़ में क्यों था। फर्स्ट है, इट डिफाइंस चाइल्ड एज अ मेल हु डज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज एंड फीमेल हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। कि इसके अंदर जो चाइल्ड मैरिज है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि अगर कोई बच्चा 21 ईयर्स एज को फुलफ़िल नहीं करता है और अगर कोई फीमेल 18 ईयर्स एज को फुलफ़िल नहीं करती है तो वो इस क्राइटेरिया के अंदर आती है। सेकेंड है, इट ट्रीट्स अंडर एज मैरिज एज इनवैलिड एंड प्रोहिबिट्स एंड एनी रिकॉग्निशन टू सच मैरिजेस। कि इसके अंदर ट्रीट किया जाता है जो भी अंडर एज मैरिजेस होती हैं, जैसे इनवैलिड और प्रोहिबिट्स करता है, और कोई भी रिकॉग्निशन इस तरीके की मैरिज को ये नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले एक सेकेंड, सॉरी, सबसे पहले जो क्या इसमें जो बताया गया है कि जो बच्चे हैं अगर वो 21 ईयर्स जो मेल है उसकी एज पूरी नहीं होती है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, और जो 18 ईयर्स अगर फीमेल की एज है अगर वो पूरी नहीं होती तो वो इस कैटेगरी में आएगी। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके पहले भी अभी कुछ समय पहले मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट्स, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ों को भी बताया था, उसमें भी मैंने ये सारे क्राइटेरिया आपको बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके पुरानी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ठीक है, सेकंड है, इसके अंदर इस तरीके का ट्रीट किया जाएगा जो अंडर एज मैरिज है जिनको इनवैलिड कर दिया जाएगा और प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की रिकॉग्निशन इस तरीके की मैरिज को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट गलत है? देखिए, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। आप समझेंगे इसके स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ये ए हो जाता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये ट्रीट करेगा जो अंडर एज मैरिजेस हैं उसको वैलिड कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी पर्सन की उसकी जान चली जाती है अंडर एज मैरिजेस में, ठीक है, कि वो अगर वहाँ कोर्ट में जाता है, वहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे इसको करा दिया जाता है, इसलिए वो इनवैलिड नहीं है। ठीक है, याद रखना, बट वॉइडेबल है। ठीक है, वॉइडेबल मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगा दी जाती है, लेकिन जो अंडर एज मैरिजेस हैं ये वॉइडेबल है। ठीक है, और इसके अंदर जो कुछ मैरिज जो वैलिड दिया गया, एज लॉन्ग एज द माइनर्स इन्वॉल्व एट द मैरिज वेंट टू रिमेन वैलिड। ठीक है, माइनर्स के अंदर भी इसको वैलिड कर दिया गया है, याद रखिएगा। फिर जो पेटिशंस हैं जो कुछ मे भी जो फाइल की गई हैं एनी टाइम, बट बिफोर द चाइल्ड फिलिंग द पेटिशन कम्प्लीट्स 2 ईयर्स ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये जो पेटिशंस हैं, ये जो फाइलिंग की जाती है, ये याद रखिएगा, ये 2 ईयर्स ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी अटेन के 2 साल पहले की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज और आर करेक्टली मैच्ड टू द रीजन दे रूल्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी डायनेस्टी है जो करेक्टली मैच है और जिनके रीजन में रूल किया गया था। फर्स्ट है अहोम, क्या असम से रिलेट करती है। सेकंड है ककाटिया, क्या आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। थर्ड है चेरा, क्या केरला से रिलेट करती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। 1 by 1 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, चलिए देखिए, सबसे पहले अहोम क्या असम से रिलेट करती है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये असम से रिलेट करती है। सेकंड ककाटिया क्या आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जो चेरा है क्या ये केरला से रिलेट करती है, ये भी करेक्ट है, ये केरला से रिलेट करती है। ठीक है, तो तीनों स्टेट में करेक्ट होने राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अब ये जो न्यूज़ में थी इसका कारण यही है कि ये हम क्या था, अभी जो डायनेस्टी है जो भी पुराने ज़माने की थी, मतलब जो पुराने समय की थी, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूज़ बन रही थी, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, आपको लगता है कि ये सारी न्यूज़ में नहीं थी, बट इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन गया। तो ये जो डायनेस्टीज़ होती हैं ये इसी तरीके से न्यूज़ में आती है और फिर इनका जो बेसिक और हिस्टोरिक क्वेश्चन होता है उसको लेके क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है जहाँ पे वाइड लेवल जो खाली जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, फिर वहीं पे आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। तो पीएम बीजेपी, ठीक है, तो जो पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना है इसके ऊपर दो स्टेटमेंट से बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, स्कीम प्रोवाइड्स जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मैसिव थ्रू जन औषधि केंद्र। ठीक है, ये स्कीम प्रोवाइड करती है जेनरिक मेडिसिन को एक अफोर्डेबल प्राइसेस में, ताकि जो मैसिव है, ठीक है, एक मास है, काफ़ी ज़्यादा मास जनता है, उसको जन औषधि केंद्र के जरिए सारी जो भी दवाइयाँ वो प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, सेकंड है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज़ द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ द स्कीम, कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली इसकी प्राइम अथॉरिटी है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या इसके अंदर ये स्कीम ये प्रोवाइड कराएगा जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को जन औषधि केंद्र के द्वारा? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, एक सेकंड, ठीक है, सेकंड है कि इसके अंदर ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, क्या इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी इस स्कीम की? देखिए ये गलत है। ठीक है, ये जो है ये आपको गलत दिया गया है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है ये आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। अब इसके बारे में आगे समझते हैं आखिर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। ठीक है, तो इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी आपकी करेगी BPPI, जिसको ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में मैंने पहले बताया था, इसलिए आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया। मैं चाहता तो आपके बस इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता था, बट फिर भी मुझे लगा एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। किसके साथ? फॉर द जो आपकी प्रधानमंत्री बीजेपी योजना है। ठीक है, इसको बीजेपी आपको इस तरीके से रिलेट नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, बीजेपी मतलब भारतीय जन औषधि परियोजना। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ लोगो है, यहाँ देख लीजिए। जैसे आप बाहर से कुछ प्राइसेस लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी भी किसी भी मेडिसिन को परचेज़ किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे अगर कोई एवरेज मार्केट प्राइस है 23 रुपये का, तो यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जो आपकी भारतीय जन परियोजना है इसके अंदर, सॉरी, जो आपकी जन औषधि परियोजना है इसके अंदर आपको 6 रुपये 82 पैसे की वही मेडिसिन मिल जाएगी। अगर कोई 67.45 पैसे की है तो वो आपको 8 रुपये 49 पैसे की मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया ताकि लोग अच्छे तरीके से अपनी जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से उसको परचेज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे था, ये काफ़ी लंबे समय से बंद है, तो इसके ऊपर कुछ दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर इसके बारे में और डीप में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शेयर देयर बॉर्डर विद द इंडियन ओशियन। ठीक है, कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडियन ओशन से मेंबर शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करते हैं, वही इसके मेंबर्स हैं। सेकंड है, बिम्स्टेक हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट इन ढाका बांग्लादेश, कि बिम्स्टेक का एक परमानेंट सेक्रेटरीट है ढाका बांग्लादेश के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कि देखिए, अगर आपको इसका नाम पता होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको आंसर करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बिम्स्टेक का मतलब ही होता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन ओशन का तो नाम ही कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट इसमें तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में और भी देखेंगे कि आखिर इसके और भी डीप में क्या है कि कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, सेकंड, क्या इसका जो परमानेंट सेक्रेटरी है ढाका के अंदर है? बिल्कुल करेक्ट है, ये ढाका के अंदर ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे इसका, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसके अंदर जो 7 मेंबर्स हैं स्टेट, जिसमें जो साउथ एशिया से जो कंट्रीज़ होती हैं वही होती हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। ठीक है, याद रखना है। और जो स्टेटमेंट 2 है ये इसकी करेक्ट थी, क्योंकि आफ्टर अ स्पान ऑफ 17 ईयर्स ऑफ फाउंडिंग बिम्स्टेक परमानेंट सेक्रेटरीट वॉज एस्टैब्लिश इन ढाका। 17 साल से इसका जो सेक्रेटरी ढाका के अंदर इस्टेब्लिश है। और बांग्लादेश ने 2014 टू सर्व द बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स, और बांग्लादेश कब से? 2014 से इसका मेंबर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। ये देखिए, आप बे ऑफ बंगाल के रीजन आप देख सकते हैं, तो ये सारे स्टेट यहाँ पे जुड़े हैं। थाईलैंड हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। तो ये सारे इसके कंट्रीज़ हैं। और अगर कंट्रीज़ एग्जैक्टली याद रखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ नोविचॉक दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो नोविचॉक क्या है, और देखिए इस तरीके जो स्पेसिफिक टर्म होती है ना जो न्यूज़ में रहती है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाते तो याद रखिएगा। फर्स्ट है टॉक्सिक नर्व एजेंट, क्या एक टॉक्सिक नर्व एजेंट होते हैं। सेकंड है अ बैक्टीरियम इन्फेक्टिंग कैटल पॉपुलेशन इन अफ्रीका, की कोई बैक्टीरिया एक बैक्टीरियम है जो कैटल पॉपुलेशन जो अफ्रीका की है उसको इन्फेक्ट करता है। एंड थर्ड है न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी, एक नई डिस्कवर्ड की गई गैलेक्सी वो है कि एक नई न्यू पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप अपना इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दैट द मीन अ टॉक्सिक नर्व एजेंट। ठीक है, अ टॉक्सिक नर्व एजेंट जो है ये इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। आज थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। चलिए, ठीक है, ये जो नोविचॉक है ये रिलेट आखिर कहाँ से करता है, तो ये जो आपका रिलेट करता है ना, ये आपका करता है रशिया से। तो रशिया के अंदर क्या है कि रशिया के जो न्यू कमर्स हैं ये अप्लाई करते हैं एडवांस नर्व एजेंट के तौर पे, जिनको डेवलप किया जाता है सोवियत यूनियन में 1917 से और 1980 से, याद रखिएगा। और इनको फोर्थ जनरेशन केमिकल वेपन्स के तौर पे इनको कहा जाता है, क्योंकि इनको डेवलप किया जाता है सोवियत प्रोग्राम कंटेनेम्ड फॉलियंट के तौर पे। ठीक है, तो अभी ब्रिटेन ने एक क्लेम किया है कि उसके यहाँ कुछ लोगों को कुछ जो रशिया है उसके जो यही नोविचॉक है जिसको न्यू कमर्स रशिया के अंदर कहा जाता है, ये वहाँ पे एजेंट्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो नोविचॉक जो एजेंट्स हैं ये सिमिलर इफेक्ट करते हैं अदर नर्व एजेंट्स के तौर पे। ठीक है, और एक्ट बाय ब्लॉकिंग मैसेजेस फ्रॉम द नर्व्स टू द मसल्स। ठीक है, तो जो क्या करते थे, जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, नर्व से मसल्स के अंदर, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसका कॉजिंग कोलैप्स ऑफ मैनी बॉडीज़ फंक्शंस। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी जो बॉडीज़ के फंक्शंस होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केमिकल वेपन कन्वेक्शन। तो केमिकल वेपन कन्वेक्शन के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है द कन्वेक्शन प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट एक्वाजिशन द कन्वेक्शन प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट एक्वाजिशन स्टॉक पिलिंग ट्रांसफ़र और यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स बाय स्टेट पार्टीज। ठीक है, ये जो केमिकल है ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट को, एक्वाजिशन को, स्टॉक पिलिंग को, ट्रांसफ़र और जो यूज़ है केमिकल वेपन्स का स्टेट पार्टीज़ के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। सेकंड है इंडिया हैज़ साइन एंड रेटिफाइड द CWC। ठीक है, कि इंडिया ने इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी कर लिया है CWC को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, ये एक यूनिक कन्वेक्शन है। ठीक है, इसका पहले यूनिक फीचर्स समझ लीजिए, उसके बारे में इसके स्टेटमेंट समझेंगे। ठीक है, तो यूनिक फीचर इसका यही है कि इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेशन किया गया एक चैलेंज इंस्पेक्शन वो है कि जिसके तहत जो स्टेट पार्टी होती हैं, अगर उनको डाउट है किसी अनदर स्टेट पार्टीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे कंपाइलेंस कैन रिक्वेस्ट अ सरप्राइज इंस्पेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके उनके ऊपर भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। और अंडर द कन्वेक्शन चैलेंजेस, अगर उनके अंदर कन्वेक्शंस पाए गए चैलेंजेस इंस्पेक्शन के अंदर, तो जो प्रोसीजर है स्टेट पार्टीज़ हैव कमिटेड देमसेल्फ, तो उनको खुद से कमिटेड करना पड़ेगा देमसेल्फ को, कि वो जो प्रिंसिपल है एनी टाइम एनीवेयर और इंस्पेक्शन विथ नो राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, कि वहाँ पे राइट है कि आप किसी भी प्रकार से इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यूनिक फीचर है कन्वेक्शन का, इसको आपको पूरे तरीके से मानना ही होगा। और इंडिया ने इसको 1996 में अडॉप्ट कर लिया था, याद रखिएगा। इसको साइन भी किया है और इसको रेटिफाइड भी कर लिया है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ 20 और G20। जो G20 न्यूज़ में था, इसके बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड। चलिए, जो G20 है ये प्राइमरी मैंडेट करता है इज़ टू प्रिवेंट फ्यूचर इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड शेप द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा। ठीक है, तो जो G20 इसका प्राइमरी मैंडेट है कि प्रिवेंट करना फ्यूचर इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को और शेप करना ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा को। सेकंड है इंडिया हैज़ प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल्स
ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल कि इंडिया ने प्रपोज किया एक डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल का किया जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो जो इसका एजेंडा दिया गया है कि प्रिवेंट करना फ्यूचर इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को और शेप करना ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा को, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड है इंडिया हैज़ प्रपोज अ डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाता है ये आपका दोनों करेक्ट होने के कारण सी विल बी द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। तो अर्जेंटीना, UK, ब्राज़ील, कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है G20 के लिए। ठीक है, G20 का मेंशन आपको हमेशा करते रहना जब भी इनिशिएटिव आप IR के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोकेटेड इन मणिपुर। तो मणिपुर न्यूज़ में था, तो बताना कौन कौन सी ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हैं ये मणिपुर से लोकेट करती हैं। फर्स्ट है कंगला फोर्ट, सेकंड है मोइरांग एंड थर्ड है पक्के टाइगर रिजर्व। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, चलिए देख लें। सबसे पहले कंगला पोर्ट क्या मणिपुर से लोकेट करता है? बिल्कुल जी, जबकि कंगला पोर्ट है ये मणिपुर से ही लोकेट करता है। ठीक है, सेकंड है मोइरांग, क्या मोइरांग मणिपुर से लोकेट करता है? ये भी ठीक है। थर्ड है पक्के टाइगर रिजर्व। देखिए पक्के टाइगर रिजर्व ना ये लोकेट नहीं करता। अब आप अच्छा मुझे मैं ही बता दूंगा, चलो ठीक है आपको अभी फ़िलहाल। तो कंगला और जो आपका मोइरांग है ये दोनों कहाँ से लोकेट करते हैं? मणिपुर से लोकेट करते हैं। तो आंसर तो आपका ए हो गया, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मुझे पहले लगा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ से करता है लोकेट, लेकिन फ़िलहाल अभी हम वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी चलो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से डिस्कस आपका वहाँ से रिलेट करता है। ईजी था वैसे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से ये रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के बाद थोड़ा सा देखिए कंगला फोर्ट जो हमने बताया था ना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसकी लोकेशन यहाँ बताई। तो मैं जो आपका मणिपुर है, ठीक है, तो मणिपुर के अंदर जो आपका कंगला फोर्ट ये इसी के अंदर लोकेट करता है। याद रखना लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव ऑन 3 सितंबर 2020। तो अभी किसने नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव 3 सितंबर 2020 को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है ट्राइबल के ऊपर अगर कुछ लिखते हो। फर्स्ट है हर्षवर्धन, सेकंड अर्जुन मुंडा, थर्ड नितिन गडकरी एंड फोर्थ पीयूष गोयल। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन बी दैट द मीन सेकंड विल बी द राइट आंसर। जो अर्जुन मुंडा जी हैं जो आपके ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने इस सेशन को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बी आएगा, याद रखिएगा। इट विल बी बी। ठीक है, याद रखिए बी विल बी द राइट आंसर। तो अर्जुन मुंडा ने इस कॉन्क्लेव सेशन को 3 सितंबर 2020 को एड्रेस किया, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइज किया जाए इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को न्यू दिल्ली के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जिसमें जो फाउंडिंग है 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को रखा गया है फॉर रिसर्च करने के लिए अंडर ग्रांट ऑफ TRI, जिसको ठीक है TRI के अंदर इसके अंदर ग्रांट के अंदर इसको रिसर्च और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गैदर की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये अच्छे पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आई हो तो डिसलाइक का बटन बिल्कुल निसंकोच होकर दबाना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, और जितना भी स्कोर आया उसको कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि समझ में आ सके कि आपकी पोजीशन क्या है। 6 से कम आया तो एक बार हाफ एन आवर के बाद इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा फिर से, और 24 आवर्स के बाद हर एक को रिवाइज़ करना है। ठीक है, और अगर सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।